अधूराम मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 5 जन के मंच पर। धन्यवाद प्रखर जी। और हम आज जो चर्चा करेंगे वो भारत के संविधान को लेकर करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद से या चुनाव के दौरान से ही हम अगर कहें तो सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में चर्चा हो रही है तो संविधान की चर्चा हो रही है। हमने पहली बार देखा कि लाल रंग के संविधान को बार बार लहराया जा रहा है, चुनावी रैलियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक मंचों में इस्तेमाल किया जा रहा है, शपथ लेने के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। तो संविधान पर बार बार चर्चा हो रही है और सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहती है। लेकिन आज जब हम 5 जनवरी के मंच पर हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक 5 जनवरी से जुड़ा किस्सा हमें शुरुआत उसी के साथ करना चाहिए और वो मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद मेघवाल जी से हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, तो उन्हें ये मालूम नहीं है और लोग भी शायद कम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में जो पहला संशोधन होता है और भारत के संविधान को जो बदलने की शुरुआत होती है उससे 5 जन और ऑर्गेनाइजर जुड़े हुए हैं। तो बात जब भारत का संविधान नया नया बना था, ये लोगों को मालूम होना चाहिए और यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जब भारत का नया नया संविधान बना था और कुछ ही महीने हुए थे तो उस दौरान नेहरू और लियाकत के बीच में, लियाकत अली खान के बीच में एक लियाकत नेहरू पैक्ट की बात चल रही थी। और उस समय 5 जन का जो अंग्रेजी जिसका हम संस्करण कह सकते हैं ऑर्गेनाइजर, वो लगातार नेहरू की नीतियों की, विदेश नीतियों की आलोचना कर रहा था, नेहरू और लियाकत पैक्ट का विरोध कर रहा था। नेहरू के खिलाफ ऐसे 6 लेख लिखे गए थे और नेहरू सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 5 जन और ऑर्गेनाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑर्गेनाइजर को ये आदेश दिए गए उस वक्त कि अगर उसे जो भी छापेगा पहले उसे आईएनबी मिनिस्ट्री से पास करवाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर को अपने कार्टून जो थे वो भी सरकार को दिखाने पड़ते थे। और इसको लेकर जब ऑर्गेनाइजर सुप्रीम कोर्ट गया तो फैसला ऑर्गेनाइजर के पक्ष में आया और नेहरू सरकार की हार हुई। और इससे नेहरू सरकार इतना तिलमिलाई, किसी ऑर्गेनाइजर जैसी संस्था आगे, मीडिया संस्थान ऐसा ना कर पाए, इस पर अंकुश लगाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और आज वही लोग मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। तो मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा किस्सा बताने का मकसद मेरा यही था कि जिन लोगों ने संविधान के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ की, जिन्होंने पहला ही संशोधन जो है वो व्यक्ति की सुंदरता के खिलाफ किया, आज वो ही ये नैरेटिव फैलाते हैं कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो है वो संविधान बदल देगी। धन्यवाद प्रखर जी। आपने इतिहास की एक तो महत्वपूर्ण जानकारी दी, हालांकि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी है कि पहला संविधान का जो संशोधन पंडित नेहरू जी लेके आए वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाने से संबंधित था। और आज कांग्रेस के लोग जब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक फेक नैरेटिव पूरे देश में चलाया भी गया कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी। ये फेक नैरेटिव, और ये ठीक का आपने 1951 में ये पहला संविधान का संशोधन आया, तब से लेकर के हम संविधान संशोधन की बात करें, सबसे ज़्यादा संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस के शासन में ही की गई। नेहरू जी का ज़माना हो, इंदिरा जी का ज़माना हो, इंदिरा जी के ज़माने में तो इमरजेंसी का कालखंड भी आया और उसके बाद एक संविधान संशोधन ऐसा किया जो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत था कि 39वां संविधान संशोधन था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, अगर इनका चुनाव होता है और चुनाव से संबंधित कोई जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई कोर्ट में जाता है तो उसको कोर्ट में जाने का ही अधिकार नहीं है। तो ये तो संविधान की भावना ही नहीं थी, ऐसा आपने संशोधन कर दिया। आप संविधान के लोकसभा की अवधि 5 साल की है, आपने उस अवधि को ही 6 साल कर दिया। तो जिन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा, प्रस्तावना तक को बदल दिया, वो अब जब आरोप लगाते हैं तो हमें तो हंसी आती है, लेकिन फेक नैरेटिव में ये 2024 में थोड़े कई जगह कई गठजोड़ के कारण भी इनको लगा कि ये फेक नैरेटिव से हमें इतनी सीटें मिल गई, इसलिए इसको
जोर जोर से बोलते हैं, जैसे आपने कहा संविधान में लिखा हुआ है कि आपको संसद सदस्य के नाते शपथ लेनी है, हाथ में आपको कुछ नहीं रहना चाहिए, आप शपथ के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते। इसके बावजूद भी वो शपथ के अलावा भी बहुत कुछ बोल रहे थे और संविधान भी दिखा रहे थे, और संविधान को जिन्होंने सबसे ज्यादा तोड़ा और मरोड़ा वो दिखा रहे थे। तो ये फेक नैरेटिव जो इनका कांग्रेस का घटने का जो परंपरा रही 1951 से, वही 2024 तक चला, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इनकी हवा निकल गई, जनता भी समझ गई कि ये फेक नैरेटिव था। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में जो वीडियो छेड़छाड़ की गई वीडियो से, और ये चिपका दिया गया बीजेपी की, बीजेपी अगर सत्ता में फिर दोबारा आई, तीसरी बार आई, तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस लड़ाई में, नैरेटिव की लड़ाई में 2024 में पिछड़ गई? वो कहाँ क्या कमी रह गई कि जो संविधान बदलने वाली जो बात थी उसका काउंटर नहीं कर पाई बीजेपी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काउंटर किया हमने। एक डीप फेक करके एक टेक्नोलॉजी आ गई थी सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में जब वो आप फेक नैरेटिव और उसको बार बार वही करो, तो आपको लगता ही है ना कि सोशल मीडिया हो, उसमें ज्यादा ये नेगेटिव जो है ये जल्दी चला। आपकी सरकार पे तो आरोप लगते हैं कि आप लोग मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए आप तो। नहीं, हम कोई किसी मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं साहब। मीडिया अपने तरीके से काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से काम करने देती है, और मीडिया तो आप बोलते हो कितना मोदी जी के बारे में बोला जाता है, यही अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, ये बोलते हैं ना, और फिर भी कहते हैं मैं बोलने नहीं दिया जाता। यही फेक नैरेटिव है, लेकिन इसकी हवा निकल गई ना, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में निकल गई हवा। इनको भी पता लग गया कि फेक नैरेटिव इतना नहीं चलता, और मैंने तो हरियाणा में कहा था कि भाई ये फेक नैरेटिव है, और काठ की हांडी वो एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन वो तो फिर 26 जनवरी को महू पहुंच रहे हैं कांग्रेस के नेता, और वहां पर संविधान बचाओ दिवस, और अब तो जय भीम उनके साथ जुड़ गए हैं, गांधी जी जुड़ गए हैं, नेहरू जी को भूल गए हैं। अब क्या फिर 26 जनवरी को शुरू कर देंगे वो? अच्छा, महू वही था 1891 में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जन्म महू में हुआ, छावनी थी महू। देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकारें बनी, महू तो वही था ना। इनको महू क्यों नहीं याद आया? महू में स्मारक बनाने की बात आई, किसी ने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को, तो नेहरू जी जवाब देते हैं कि कोई निजी साधन से स्मारक बना लिया जाए। महू वही था, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी जी को पता नहीं है क्या नेहरू जी की चिट्ठी है? और उसके बाद जब महू में स्मारक बना, जहां वो जा रहे हैं, वो किसने बनाया? जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी की सरकार बनी, तब जाकर के महू में स्मारक बना। भाजपा की सरकार बनी तब महू में स्मारक बना। महू वही था। अच्छा, अभी चलो राहुल गांधी जी तो ये 4 से 14 के बीच में तो सांसद थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 14 अप्रैल को, किसी 14 अप्रैल को जन्मदिन पे महू चले जाते, तभी समझ में आता। कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का महू नहीं गया। अगर कोई महू गया बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित करने के लिए, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2016 को महू गए, और कोई नहीं गया। ये तो खाली बातें करते हैं जी, इसलिए जनता अब समझ चुकी है इनकी बात को। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान में संशोधन जरूरी है, ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, समय समय पे से सुधार होना चाहिए, और ऐसे सुधारों के लिए सरकार कोशिशें भी करती है। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन इस बार सरकार लेकर आई, लेकिन ऐसा सबको लग रहा है कि ये वो फिर वापस उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, वो जेपीसी बना दी गई है। अब रिपोर्ट आएगी, क्या होगा, सिर्फ कहने के लिए वो राजनीति के तौर पर वो आया वक्फ बोर्ड बिल, लेकिन वो संशोधन अब उस पर क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेकर क्लियरिटी नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने देखा कि कुंभ की जमीन पर भी दावा ठोक दिया गया। हमसे कई हिंदू संगठनों से कहा जाता है कि भाई हर जगह पे आप मंदिर न ढूंढे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्फ का इस्तेमाल करके 400 साल पुराने किसी रुक्के को निकाल कर किसी की भी जमीन को खुद का बता देना, और उसको लेकर सरकार ऐसा लगे कि उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है इसको संशोधन करने के लिए जिस तरह का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं संशय तो होता है। पहले तो प्रखर जी मैं बताऊं,
कि वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल लेकर के आई कौन? मोदी जी की सरकार ही आई और इतना बड़ा निर्णय लिया, कैबिनेट में फैसला किया, एक बिल बना, इस बिल को इंट्रोडक्शन किया। जब इंट्रोडक्शन किया तो इनकी सबकी एक डिमांड थी कि इसकी एक कमेटी बने, तो जेपीसी बनी। संविधान के तहत जेपीसी बन सकती है, जेपीसी बनी। जेपीसी की मीटिंगें हो रही है, फील्ड विजिट भी हुई है। हमारे जगदम्बिका पाल साहब इसके चेयरपर्सन हैं, सभी दलों के सदस्य हैं और इस पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी तरह से इसमें आप ये समझ रहे हो ना कि भाई धीमी गति से चलना, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जब वक्फ बोर्ड का बिल इंट्रोडक्शन पे आया तभी हमारी भावनाएं सरकार की, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने प्रकट की थी, वही भावना है। और ये आपने ठीक कहा कि तमिलनाडु में एक गांव था, रातों रात एक बोर्ड लग गया कि पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है जी इस देश में। और वक्फ की संपत्ति पे कलेक्टर को भी अधिकार नहीं, कलेक्टर भी नहीं जा, रेलवे की जमीन पे कलेक्टर जा सकता है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कलेक्टर जा नहीं सकता। कभी कभी ये हमारे विरोध करने वाले कहते हैं कि पार्लियामेंट को ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, तो इससे पहले संशोधन कैसे हुए? पार्लियामेंट में ही हुए, वक्फ में। इसलिए आप कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक, आपने वक्फ बोर्ड की बात की है। मेरा सवाल इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग जब बात करते हैं कि एक वक्फ की संपत्ति के नाम पर, जो मैंने कहा फिर से दोहरा रहा हूं कि 400 साल पुराने रुक्के पर आप जो है अपनी संपत्ति का दावा ठोक सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू मंदिरों से जब कोई जुड़ा विवाद होता है, जब किस तरह के दावे आता है, तो एक वॉरशिप एक्ट बीच में आ जाता है। इसको लेकर भी लगातार बात हो रही है कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रहेगी, जो वॉरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, क्या इसको लेकर कोई संशोधन करने का विचार मन सरकार का कुछ बना पाई है? देखिए, मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए प्रखर जी आपको बता रहा हूं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जो कुछ भी निर्णय होगा और सरकार से जब एफिडेविट या कुछ और चीज कोई मांगा जाएगा तो देश हित में ही काम होगा, मैं ये पक्का आपके इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ। ठीक है, आपका इशारा ही काफ़ी है इस विषय में जो आपने कहा है। और आपने अब सुप्रीम कोर्ट की बात करी, तो अब हम थोड़ा न्यायिक व्यवस्था के सुधार की बात करें। मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं और अभी भी हैं कि जो न्यायिक सुधार जो इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस पर भी कार्य होना चाहिए। अगर हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहला जो आम जनता के मन में सवाल आता है वो कोलेजियम सिस्टम को लेकर आता है। और मैं बहुत थोड़ा सा इसको विस्तार देना चाहूँगा अपने प्रश्न को, इसलिए क्योंकि हमने एक बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी एक खास जजों को जो दे रखी है इस देश के अंदर, लोग बोलने में और बात करने में घबराते हैं। लेकिन अब हम जो बातचीत शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे खुलकर बोलना चाहिए। तो जब परिवारवाद के खिलाफ जब सरकार बात करती है, मोदी जी अक्सर परिवारवाद का विरोध करते हैं, लेकिन जब हम कोलेजियम सिस्टम को बहुत ध्यान से देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि लगता है कि भगवान ने कुछ खास परिवारों को ही लॉ की जानकारी देकर भेजा और वही चाचा, काका, मामा, बाबा सब जो है वो जज बने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है या हाई कोर्ट के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार करने के लिए सरकार को सोच रही है? देखिए, आपने जो कॉलेजियम सिस्टम की बात कही, ये कॉलेजियम सिस्टम कोई संविधान में लिखा हुआ है या संविधान में अंकित है, ऐसा नहीं है। ये 93 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 124 की व्याख्या की, उस व्याख्या से उपजा हुआ एक शब्द है। और उसके बाद 93 से ये कॉलेजियम सिस्टम का एक सिस्टम चला। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आपको जानकारी होगी कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया और आधे से अधिक राज्यों ने भी उसका अनुमोदन किया। लेकिन जब ये जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने उसको अमान्य घोषित कर दिया। इसका मतलब कॉलेजियम सिस्टम अभी बरकरार है। अब इसमें जो आपने सुधार की बात की है, नरेंद्र मोदी जी लगातार सुधार के पक्षधर रहे हैं, अभी भी पक्षधर हैं। आप 4 से 14 के जुडिशियल अपॉइंटमेंट के आंकड़े उठा लो, उसमें जो जिस बात का आपने जिक्र किया
उसका परिवारवाद ज्यादा का। जिसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा 4 से 14 के बीच में, और 14 से 24 के बीच में कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब सुधार की ओर तो बढ़ ही गए हैं ना। अच्छा, एक सुधार की ओर बात आती है और मैं आपसे उसको जोड़कर पूछना चाहता हूं कि जैसे आप राजस्थान स्टेट सर्विसेज आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप आईएएस बने, तो आपने जाहिर तौर पर एक तहसीलदार एसडीएम के स्तर से कार्य शुरू किया और वो कार्य करते करते आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर बने। अगर हम पूरी आईएएस की बात करें तो एक एसडीएम के लेवल पे एक आईएएस जब ज्वाइन करता है तो काम करना शुरू करता है, फिर वो प्रमोशन लेता लेता एक दिन देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। ठीक यही आईपीएस के लिए लागू होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए लागू होता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज, तमाम तरह की भारतीय सर्विसेज हैं। तो क्यों सरकार ये विचार नहीं करती? क्योंकि आम लोगों का सवाल है कि एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति, जो एक युवा ज्वाइन करे न्यायिक सेवा को, वो निचले स्तर की अदालतों के अंदर काम करता करता प्रमोशन लेता हुआ एक दिन सुप्रीम कोर्ट और या भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये एक प्रक्रिया को लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एक वकील जो 20 साल तक कानून की जो खामियां थी उनका लाभ उठाते हुए अचानक एक दिन मिलॉर्ड बन जाता है वो व्यक्ति, और अचानक वो है वो दुनिया भर के तमाम विषयों पर फैसले देने लगता है, जबकि पूरी जिंदगी वो सिर्फ सर्विस मैटर का ही वकील रहा। लेकिन हाईकोर्ट का जज बनते वो संविधान पर भी बोलने लगता है, वो क्राइम पर भी बात करने लगता है। तो ऐसा क्या बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाती है हाईकोर्ट जज बनते से किसी व्यक्ति को? तो क्यों नहीं एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज हमें शुरू करना चाहिए, जो एक छात्र को उसकी एग्जाम देकर वो पास करे और धीरे धीरे करके वो उस मुकाम तक पहुंचे? देखिए प्रखर जी, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का विषय ऐसा नहीं है कि चर्चा में नहीं है। संविधान के आर्टिकल 312 में इसमें एक बार संशोधन हुआ, लेकिन संविधान की मूल भावना में, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कई फैसलों के माध्यम से तय किया, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के मामले में सरकार का कितना दखलंदाजी हो, ये चीज़ें बहुत एक जिसको हम थिन रिलेशन कहते हैं वो बना हुआ है, लेकिन ये विषय चर्चा में है और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें इसके लिए भी लगे हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि चर्चा में नहीं है ये विषय। ये ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशियल एग्जाम हो, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पे की इंडिया की एक रिपोर्ट भी है, उसमें टैलेंट भी एग्जाम दें। इसलिए इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है। अच्छा, एक चीज इसी से जुड़ी बात है कि ये जो लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि जब हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात आती है तो वकील ज़्यादा बन रहे हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो क्या उनके अनुभव का लाभ, जो उन्होंने निचले स्तर की अदालतों के अंदर हर तरह के केसेस देखे हैं, जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, जो जिले को पूरी संभालते हैं, जिला अदालतों को संभालते हैं, उनको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मौके बहुत कम मिलते हैं? अगर अभी हम सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को देख लें तो लोअर कोर्ट से पहुंचा हुआ शायद 1 या 2 ही जज हैं जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। क्या वजह आप इसकी देखते हैं? नहीं, इसका तो कोटा निर्धारित है ना। इसमें तो आप देखिए, जैसे आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में कोई एक ही जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहुंचा है। एडवोकेट कोटे से भी पहुंच सकते हैं जज सुप्रीम कोर्ट में। अधिकतर जो हाई कोर्ट में जज होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हाई कोर्ट में आने के लिए कोटा निर्धारित है, तो उस कोटे के तहत ही ये कार्रवाई होती है। फिर भी आपका सुझाव है कि भी ये अगर कोटा ठीक नहीं लगता है तो इसमें अब इनपुट तो लेना चाहिए हर जगह से। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आपसे इनपुट मिल रहा है तो अच्छी बात है हमारे लिए। न्यायिक सुधारों में जहां से भी इनपुट मिलेगा हम इनपुट लेंगे, और जहां हमें देना होगा हम जरूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मेरी एक लोअर कोर्ट के एक जज से बात हो रही थी, ऐसी बातचीत अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा आप तक वो पहुंचना चाहिए कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे वो दक्षिण का कोई मामला हो, पश्चिम का कोई मामला हो, नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़े आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं। तो एक सुझाव ये भी हो सकता है क्या देश के 4 कोनों में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस का गठन नहीं हो सकता, जो संवैधानिक मामलों को छोड़कर उसी क्षेत्र के जो मामले हैं वो वहां पर सुन ले? क्या ये संभव है? नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, ऐसा नहीं है कि गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया
कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ये चाहे कितने भी केस पेंडिंग पड़ते रहे, देखो, लोग उसका परेशान होते रहे। निस्तारण का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अभी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो दिल्ली में ही रहेगा। अच्छा मंत्री जी, अक्सर ये बात आती है जब भी फिल्मों से लेकर, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना दामनी फिल्म का, तारीख पर तारीख, फिल्मों में भी इस बात का जिक्र उठाया जाता है किस तरह से केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अखबारों में भी बात होती है, मीडिया के अन्य साधनों में भी बात होती है, सोशल मीडिया में भी बात होती है कि भाई बहुत पेंडिंग केसेस हैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन जब भी हम देखते हैं कोई मन सस्ता है जहां पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जज जब इस समस्या पर बात कर रहे होते हैं और उसका मीडिया में टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो सब ये सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जजों की संख्या कम है, संसाधन नहीं है, इतने पद खाली पड़े हुए हैं जजों के, कर्मचारी नहीं है कोर्ट्स के अंदर। सरकार कहती है दूसरा, तो एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं और आम जनता जो है वो तारीख पर तारीख झेलता है। ये कब बंद होगा? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल प्रखर जी किया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने इसमें एक प्रक्रिया शुरू की है जिसको हम कहते हैं एजिंग एनालिसिस। जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, कितने साल से पेंडिंग है, 20 साल से कौन से केस पेंडिंग है, 30 साल से कौन से केस पेंडिंग है, 40 साल से कौन से केस पेंडिंग है, ये एजिंग एनालिसिस ये शुरू हुआ है मोदी जी के कालखंड में। शुरू होने के बाद इसमें हो सकता है पहले भी कोई समीक्षा करते होंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से एजिंग एनालिसिस का करके हमने ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 का इसका पार्ट बना दिया। और हम कहते हैं कि जो पुराने केसेज हैं उनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। तो अब आपको ध्यान में आएगा कि एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसमें तेजी आई है, लोक अदालत के काम में तेजी आई है, और जो केसेज हैं उनके निस्तारण में भी तेजी आई है। अब जो कोर्ट केसेस पेंडिंग है ज़्यादा, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ज़्यादा पेंडिंग है। 4.5 करोड़ के आसपास जो केसेस पेंडिंग, कोर्ट केसेस पेंडिंग है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ज़्यादा पेंडिंग है। तारीख पे तारीख देने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक फंक्शन में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोला है। और उन्होंने ये कहा होगा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। ऐसा नहीं कहा उस समय। अच्छा, ऐसा नहीं कहा। कारण कि 7,210 करोड़ रुपए हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनको चाहिए वो तेजी से हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम है न्यायिक व्यवस्था में, ये तीनों जो हमारे कानून लागू हुए हैं नए, ये भी उसमें बहुत सकारात्मक सिद्ध होंगे। आपके जो डिस्पोजल कराने में भी और जो पेंडेंसी है उसको खत्म कराने में भी, ये तीनों हमारे कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, जिसमें ई कोर्ट का पोर्टल बना, ई प्रोसिक्यूशन का पोर्टल बना, ई प्रिजन का पोर्टल बना, और ये जो पोर्टल बन रहे हैं इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखना कि जैसे किसी मामले में कोई फैसला आया कि ये कैदी छूट गया, लेकिन वो जेल जाते जाते 3-4 दिन लग जाते, कभी 2 दिन लग जाते थे, और वो वहां से तो कोर्ट ने तो आदेश कर दिया छूट गया, लेकिन वो ना छूट पा, और कभी कभी 6 बज जाती थी, भाई शाम हो गई दूसरे दिन आओ। अब क्या होगा कि ई कोर्ट में फैसला जैसे अपलोड होगा वो ई प्रिजन में ऑटोमेटिक चला जाएगा 2-4 मिनट में ही। तो वो ई प्रिजन को देख लेगा सुप्रीटेंडेंट जेल और उसको उसी समय छोड़ देगा। तो बहुत सरलता से ईज ऑफ लिविंग की दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आम लोगों से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आम लोगों के मन में जब बात आती, क्योंकि देश के कानून मंत्री मेरे सामने बैठे हैं, मैं पत्रकार हूं, तो आम लोगों से जो सुनता हूं बातचीत में वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं इतने कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम अलग अलग सिस्टम की तरह बात कर रहे हैं, समस्या आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में जो जजों को जो छुट्टियां मिलती हैं उसको लेकर अब सोशल मीडिया में भी बात होने लगी है। जब इतने ही केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो ये थोड़ा सा काम करने के दिन भी इस देश की अदालतों के अंदर बढ़ना चाहिए। मैं आप एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ, मीडिया से जुड़ी हुई है। कभी किसी दिन सीजीआई रात में 9 बजे तक सुनवाई कर लेते हैं, तो हमारे देश का मीडिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो सुबह फ्रंट पेज पे खबर छापता है कि रात में सीजीआई ने 9 बजे तक काम किया। देश के आधे एसपी, आधे डीएम रात में 12-12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन कोई अखबार में तो अगले दिन नहीं छपता। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पे देश का सीजीआई रात में 9 बजे काम कर लेता है तो वो अगले दिन की हेडलाइन बन जाती है।
और इतने देश में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन छुट्टियां हैं, खूब छुट्टियां चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, क्रिसमस की भी छुट्टियां चल रही हैं। तो इससे भी लेकर कुछ सरकार सोच रही है? नहीं, मैंने आपको क्या कहा? ये सवाल इसलिए आम जनता का सवाल है। ये आपने सवाल पूछा, मैं नहीं कहता कि सवाल नहीं है। सवाल तो हम भी सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, आपके माध्यम से सुनते रहते हैं। पहले तो मैं प्रेस को भी आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर कोई जज अच्छा काम करे उसकी खबर छपे, लेकिन जो कोई समाज में समाज सेवा कर रहा है या कोई अच्छा अधिकारी काम कर रहा है उसकी भी खबर छपनी चाहिए। एक तो ये सुझाव आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि पॉजिटिव खबर तो सब जगह छपनी चाहिए। ये जो विषय आपने छुट्टियों का रखा है, ये मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ये उसका पार्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार को जानकारियां सारी है, इसलिए आप निश्चित रहिए। नकेल कौन कसेगा? इसलिए निश्चित रहिए कि जो देश हित में होगा वो जरूर किया जाएगा। अच्छा, एक चीज, अभी एक बड़ा दर्दनाक केस है और उसकी बड़ी समाज में चर्चा हुई। एक अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति थे, नौजवान थे, और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले मंत्री जी उन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाया और करीब 25 से 26 पन्नों का उन्होंने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए अपने ससुराल वालों पे, तमाम तरह के लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने इस देश की न्याय व्यवस्था पर उठाया कि किस तरह से उन्हें तारीखों पे तारीखें झेलनी पड़ती थी। वो जौनपुर जैसी जगह, बेंगलोर से जौनपुर जाते थे, जाकर मालूम पड़ता था कि आज वकीलों की हड़ताल है, वापस उन्हें आना पड़ता था। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने एक लोकल कोर्ट की जज पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। वो गंभीर आरोप ये थे कि उन्होंने उनका अपमान किया, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, पैसों की मांग की। जब एक केस मीडिया में आया, मीडिया ने उसको उठाया, तो सब पे कार्रवाई हुई, सब पे कार्रवाई हुई। उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई, ससुराल वाले गिरफ्तार हुए। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, उस जज के खिलाफ कुछ भी ऐसा कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया जो लोग सोचते हैं, समाज सोचता है कि लिया जाना चाहिए था। तो ये कब तक इम्यूनिटी हम इस देश के जजों को देते रहेंगे, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों, चाहे वो बड़े कोर्ट के हों? क्योंकि आप एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, आपके जिले में जरा सी कुछ गड़बड़ हो जाती थी, आप पर तलवार लटक जाती होगी। लेकिन ये विशेष इम्यूनिटी जो इस देश की जुडिशरी को मिली हुई है, और अतुल सुभाष का केस बहुत प्राइम केस है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए जजों की भी? देखिए, जज कोई गड़बड़ काम करता है ना, तो उसके खिलाफ आप ऐसा मत मानिए कि कार्रवाई नहीं होती है। हम तो बहुत से केसेस देखे हैं, जज बर्खास्त होते हुए देखे हैं। कितने सर? बहुत देखे हैं। और जजों पे भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। और अपन कोई पर्टिकुलर केस से पूरे जुडिशियल सिस्टम को जनरलाइज करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। जुडिशियल सिस्टम भी कहीं कमी है तो वो ठीक होना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन जजों पे भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। हमने तो बहुत से जजों पे कार्रवाई होते हुए देखी है। हमारे यहाँ तो चल भी रहे हैं बहुत से केसेस जिनकी एप्लीकेशन भी आ रही है कि साहब हमारे पे कार्रवाई हो गई, हमारे पे तो छोटा ऑफेंस था, कार्रवाई बड़ी हो गई। ऐसे भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में आती है। ठीक। अच्छा, एक मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इसको लेकर पिछले साल बड़ी बहस हुई इस देश में, और मेरा वो आखिरी सवाल होगा। मेरा सवाल ये है कि आपसे कि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के गणेश उत्सव पूजन में गए और उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे भी ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय का विषय का राजनीतिकरण करना नहीं चाहिए। जिन्होंने भी इसका राजनीतिकरण किया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं किया। ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे भरोसा उठता है न्याय व्यवस्था पर। ऐसा आस्था का विषय है ना, इसमें तो किसी की आस्था गणेश जी में है, किसी की आस्था किसी में है, तो आस्था का विषय है ना। ठीक है। अच्छा मंत्री जी, अब ये सवाल का सिलसिला खत्म करते हैं, चूंकि आज मकर संक्रांति है और साथ में ही आज कुंभ का जो है स्नान भी हुआ, अमृत स्नान भी हुआ है, तो बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ आज का दिन है, मकर संक्रांति है। आप भजन बहुत अच्छे गाते हैं, क्या आज भजन सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, आज तो बनता है, कोई और दिन होता तो शायद भी नहीं बोलता है। नहीं, बड़ा आपने कौन सा भजन सुना और आप कौन सा सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाना चाहें बस। नहीं, वैसे ऑडियंस में क्या है, डिमांड किसकी है? नहीं, आप किसका सुनना चाह रहे हैं? नहीं, जो वो आप जिसको आप सुनना चाहते हो।
कौन सा? वो तो बीकानेर का लोकगीत था। लोकगीत का क्या, भजन का विषय है ना? नहीं नहीं, आपका क्या विषय है? नहीं, उनका तो गीत बहुत फेमस है, माँ गंगा का तो। ये कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से चलता आया ये पुण्य प्रताप हमारा, ये पुण्य प्रताप हमारा, ये पुण्य प्रताप हमारा। धन्यवाद। बीकानेर वाला लोकगीत भी सुना दीजिए। मारवाड़ी तो क्या हुआ, मारवाड़ी भी सुनना चाहिए। सुना दीजिए, लोग बोल रहे हैं। देखिए वो मारवाड़ी में है, आपको वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन संगीत, हम मालवा से हूँ, इसलिए थोड़ी संगीत अपनी बाउंड्री तोड़ता है, इसलिए संगीत की भाषा तो सब जानते ही हो आप। उस गीत में कुछ ऐसा कवि पूछता है, वो देश प्रेम का गीत है वैसे तो। वो कवि पूछता है कि आपके देश में क्या फ्लोरा एंड फोना अच्छा है, शहर कौन से अच्छे हैं। तो एक अला जिलाई बाई हमारे बीकानेर में गायिका हुई, उसको पद्मश्री मिला। और एक हमारे महाराजा थे बीकानेर के, गंगा सिंह जी, जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट के प्रतीक हुआ करते थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे लंबे समय तक। उनके समक्ष ये हमारे बीकानेर, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय उन्होंने अला जिलाई बाई को कहा, तब उन्होंने ये गाया था। तो उसके बोल ऐसे हैं कि मेरा जो ये देश है, बीकानेर को उस समय देश कह करके पुकारते थे, वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि इसके फ्लोरा एंड फोना अच्छा है, इसके शहर अच्छे हैं, इस पे है ये। तो इसको मैंने कनाडा में एक बार गाया था कि ये देश प्रेम से जुड़ा हुआ गीत है, आई लव माई कंट्री। मैं इंडो कनाडियन रिलेशन पे बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो आप जैसे ही कोई एक बीकानेर का साथी मिल गया कि आप तो वो गीत गाओ जो भैरवदान के स्कूल में गया था, मरुधर प्यारो मारो देश। मरुधर मीन्स डेजर्ट वाला जो प्रदेश है, मरुधर प्यारो मारो देश माने प्यारो लागे सा। तो सुनाना है क्या? तो सुनाना, आपको भूमिका इतनी हो गई है, सुनाना तो पड़ेगा ही। अब इसमें एक खोखा है कि हमारी एक खेजड़ी होती है, उसके एक फल आता है, पहले सांगरी होती है, भाई साहब को पता होगा, पहले सांगरी होती है, फिर वो जब सूख जाता है तो उसको खोखा बोलते हैं। तो वो कवि कहता है, खोखा माने लागे चोखा, खेजड़ ल्यारा खजूर, फोग ले रो करा मेराई तो, जीमा रोटी चूर माने प्यारो लागे सा। ओ मरुधर प्यारो मारो देश माने प्यारो लागे सा। सियालो सी कर भलो रे, उनालो अजमेर, सदा सुरंगो मेड़ तोरे, सावन बीकानेर माने प्यारो लागे सा। आई लव माई कंट्री, ये भाव है इसकी। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना व्यस्त समय में से हमारे लिए परिचर्चा के लिए यहाँ पर आने के लिए। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद।